हाय फ्रेंड्स, आज मेरा वीडियो बेस्ड होगा जो भी बैंक के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इन फ्यूचर। सबसे पहला आरआरबी क्लर्क का, देन आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईपीपीबी एंड एनआईएसीएल। अब इसमें से मैंने ये 4 फॉर्म भरे हैं। एनआईएसीएल के लिए अभी मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, तो मैं उसके लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगा के देख लूँगी, उसका एक बार लेवल चेक कर लूँगी, फिर मैं भरूँगी या नहीं मैं उसके बाद डिसाइड करूँगी। क्योंकि 850 रुपीज़ का भी है, तो यहाँ पे पैसे भी मैटर करते हैं और वैकेंसीज़ कम है, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और फिर कब शेड्यूल होगा एग्ज़ाम, क्लैश ना हो, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ। मेरा आरआरबी क्लर्क 12 तारीख को शेड्यूल हुआ है और आईबीपीएस क्लर्क का भी कोई एडमिट कार्ड का भी कोई नोटिस नहीं आया हुआ है। आईबीपीएस पीओ तो अभी फॉर्म ही भरा जा रहा है। यहाँ पे आईपीपीबी 300 रुपये का फॉर्म है। वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है दो, बट एक ही एग्ज़ाम होना है। जैसे ईसीजीसीपीओ का होता है वैसे ही होना है, तो जो इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स वो भर सकते हैं। और एनआईएसीएल तो नॉर्मल प्री मेंस अलग अलग होना है और वैकेंसीज भी कम है। 850 रुपीज़ का है, तो देख लीजिए अगर आपको भरना हो तो। अब मैं यहाँ पे ये बात कर लेती हूँ कि जब हमारे प्री और मेंस साथ में शेड्यूल होते हैं तो किस तरीके से उसको टैकल करना है। जैसे अब एक साथ ही एग्ज़ाम्स आएंगे, प्री भी होंगे कुछ के मेंस होंगे और फिर मेंस भी क्लैश होते हैं साथ में, तो उन सब चीज़ों से किस तरीके से क्या माइंडसेट रखें और किस तरीके से तैयारी करें कि हमको बहुत ज़्यादा ट्रबल ना हो। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि मेंस में जीके बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जीए जनरल अवेयरनेस। सो जनरल अवेयरनेस को करने के लिए करंट आपको रेगुलर रखनी है, फिर प्रीवियस ईयर रिवीजन करते रहना है। ये एक चीज़ अगर आप पहले से कर रहे हैं, प्रीवियस मंथ का रिवाइज़ कर रहे हैं और जो रोज़ का करंट चल रहा है वो करते जा रहे हैं, तो इसके लिए मेंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मेंस में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो मेंस के मॉक्स कुछ लोग अभी प्रेफर करते हैं देना। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, आप कितना टाइम अपनी स्टडी को दे पा रहे हो। क्योंकि हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं होता है कि वो अपना पूरा टाइम डेडिकेटेडली स्टडी करे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन अपना खर्च खुद से मैनेज करने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। मैं खुद प्रयागराज में रहती हूँ, तो मैं खुद देखती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज़ोमैटो वगैरह पे डिलीवरी करते हैं और इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं टू अर्न सम मनी, और उसके बाद उनके पास जो भी टाइम रहता है वो उसमें प्रिपेयर करते हैं। सो जिनके पास भी टाइम है वो तो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, बट जिनके पास लिमिटेड टाइम है, टाइम कंस्ट्रेन है, उन स्टूडेंट के लिए स्पेसिफ़िकली मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपना करंट का तैयारी साथ साथ करते चलो। और अगर आपने अभी तक नहीं भी की है तो कोई इशू नहीं है, बट अभी से, आज से ही आप अपना करंट शुरू कर दो तैयार करना। रोज़ का रोज़ करते जाओ और प्रीवियस 1-2 दिन का, जैसे आज आपने किया, आज से 2-3 दिन पहले का, फिर कल किया, कल 3-4, जो मतलब आपके छूटे हुए हैं ऐसे 2-2 3-3 दिन का करके आप पढ़ सकते हो। और रही बात करंट के सोर्स की, तो मैं अभी फॉलो करती हूँ क्लाउड अफेयर्स। क्लाउड अफेयर्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रोज़ का उनका वीडियो देख लेते हो तो अच्छी बात है, बट अगर आप रोज़ का वीडियो नहीं देख पाते हो कोई इशू नहीं है, आप वीकली और मंथली तो ज़रूर से ज़रूर कर लो। बाकी रोज़ के लिए आप उनके ऐप से स्क्रॉल करके चीज़ों को पढ़ सकते हो। मैं रेगुलर परचम को रेगुलर करती हूँ, परचम का मैं सुनती हूँ मैम का, तो वो मुझे याद हो जाता है। उसके साथ में क्लाउड अफेयर्स का किसी किसी दिन हो पाता है, किसी किसी दिन नहीं हो पाता है, तो मैं वीकली ज़रूर देखती हूँ। संडे में अपना फ्री रखती हूँ वीकली, जिनका भी क्लाउड अफेयर्स, परचम और ऐसे 1-2 सोर्सेज और हैं जिनका मैं फॉलो करती हूँ। फिर मंथली के लिए क्लाउड अफेयर्स का, परचम का एंड
कैरियर विल का, ऐसे एक दो सोर्सेज और भी हैं जिनका मैं मंथली भी कर लेती हूँ, तो उससे चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो जाती हैं। सेकंड अगर हम देखें तो इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए जो बच्चे पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनका बेसिक क्लियर है, उनको सारे रूल्स वगैरह पता हैं और वोकैब भी उनकी ठीक हो चुकी होगी अब तक। तो मेन क्या है, इंग्लिश में स्कोर करने के लिए जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और अभी मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है, तो मैंने जो पर्सनली फ़ील किया है वो ये है कि आपको रेगुलर रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग एग्ज़ाम के इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए। फर्स्ट इज़ रीडिंग, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और रीडिंग के साथ आप कॉम्प्रीहेंड करते चलो चीज़ों को। आप रीड करो, उसी टाइम पे आप कॉम्प्रीहेंड करते चलो, इतनी आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए। एंड सेकेंडली मॉक्स सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। आप मॉक दोगे, मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करोगे, उससे आपको पता चलेगा आप कहाँ पे लैग कर रहे हो और उसको इम्प्रूव करोगे। सो फॉर इंग्लिश ये दो चीज़ें। अब मैथ्स और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग अगर मैं ये बोलूँ कि रोज़ एक मेंस के मॉक लगाओ या फिर 2 दिन में 3 दिन में, तो अभी जो शेड्यूल चल रहा है इतना बिज़ी है, इतने सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, उसके बीच में आप मेंस का नहीं कर पाओगे। तो अभी के लिए आप सेक्शनल मॉक्स को प्रेफर कर सकते हो कि आप सेक्शनल मॉक किसी दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जैसे भी आपको टाइम मिलता है आप सेक्शनल मॉक उठा लो और सेक्शनल मॉक लगा लो। बट अगर अब आप सेक्शनल मॉक नहीं कर पा रहे हो, इन केस ऐसा है कि आपको सेक्शनल मॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है या टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप हफ्ते में कोई भी एक दिन, प्रोबेबली संडे, आप उस दिन एक मॉक दो मेंस का एंड देन उसको एनालाइज करो, ये कर सकते हो। इसके साथ अड्डा के जो मेंस के लिए आता है छोटे छोटे क्विज़ टाइप के, आप वो भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कन्वीनियंट लगता है आपको तो आप कर सकते हैं वो भी। और रीजनिंग और मैथ्स में यही रहेगा। अब मैं आपको अपना सोर्स बता दूं, मेंस में मेरा मेरा मेंस के मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेंस के लिए स्पेसिफ़िक पढ़ाई करो या नहीं, क्योंकि मेंस में इम्पॉर्टेंट होता है आपको क्वेश्चन सिलेक्शन और आप किस तरीके से किस बेसिस पे आप सेलेक्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, और आपका माइंडसेट। अगर आप बहुत पीसफुली, बहुत कामनेस के साथ चीज़ों को एनालाइज करके फिर चूज़ कर रहे हो कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर मैं अपने स्कोर की बात करूँ तो आरआरबी पीओ का मेंस में मेरे रीजनिंग और मैथ्स के मार्क डिसेंट थे। देन आरबीआई असिस्टेंट में भी मेरे मार्क्स ठीक थे, और अभी आरबीआई ग्रेड बी जो लेटेस्ट हुआ है उसमें भी मेरे मार्क्स ठीक आए हुए हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ तो आईबीपीएस पीओ जो इस बार का था, जिसमें स्टूडेंट्स को 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पे मेरे मैथ्स में 11 पॉइंट समथिंग आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है मार्क्स थे। तो वो मुझे उतने मार्क्स मिल पाए, उसके पीछे रीज़न ये था कि मैंने एक चीज़ इस बार थोड़ा चेंज की थी। जैसे मैंने गाइडली का पीडीएफ ख़रीद लिया था, तो गाइडली के पीडीएफ से मैंने प्रैक्टिस की थी, और सेम मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी किया था। मैंने गाइडली के जो एसटी थी आरबीआई ग्रेड फ़ेज़ 1 की, वो मैंने ख़रीद ली थी, मैंने उससे किया था। तो उससे करने की वजह से क्या था कि मुझे ये समझ में आ गया था कि कौन से क्वेश्चन को अप्रोच करना है एंड कौन से क्वेश्चन को अप्रोच नहीं करना है। जो सिलेक्शन वाली चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपने गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है तो पैनिक क्रिएट होगा। उस चीज़ से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस पहले से कर ले मेंस की। तो सेक्शनल मॉक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन। आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीकर साइड पे है। फॉर मी
मेरा इंग्लिश और जीके कंपैरेटिवली ज़्यादा वीक ही था। अभी थोड़ा बेटर हो रहा है। और रीजनिंग मैथ्स मेरा स्टार्टिंग से ही ठीक रहा है, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करती हूँ और उसके हिसाब से मेरा हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ये हो कि अगर इतनी ही अच्छी है तो आरआरबी पीओ में क्या हो गया था। तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि आरआरबी पीओ में कहीं ना कहीं ये रहा कि इसके पहले मैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए कर रही थी। तो आरबीआई ग्रेड बी में स्पीड की नहीं, एक्यूरेसी की बात होती है। तो वहाँ उसमें प्रैक्टिस करने की वजह से कहीं ना कहीं मेरा थोड़े टाइम के लिए लिंक छूट गया था। और फिर अभी 1 डेढ़ महीने पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरा लगभग पूरा महीना ही वेस्ट हो गया था। तो इस वजह से मेरा थोड़ा स्पीड स्लो हो गया था। बट एक्सक्यूज़ देने का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे। स्पीड स्लो हो गई है तो हो गई है, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकती हूँ। सो ये चीज़ है। ये मेरे अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन है, जो मेरा अभी तक का जर्नी रहा है, जो मैंने सीखा है, जो मेरे फेलियर्स से मैंने सीखा और समझ पाई हूँ, जो भी मेरी स्ट्रेटजी रही है। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो मेन यहाँ पे कंसर्न ये है कि आपको प्री और मेंस की साथ में प्रिपरेशन करनी है, अलग अलग से नहीं। ये नहीं होना चाहिए कि आप अभी पहले प्री के लिए कर लो, फिर जब मेंस आए तब कर लो। क्योंकि जब मेंस आता है और उसके बाद फिर आपका माइंडसेट उतना काम नहीं करता, क्योंकि एक प्री देने के बाद फिर मेंस आएगा, फिर किसी और का प्री रहेगा, तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप मेंस को दे दो। अभी आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हैं कि आप 3 दिन 4 दिन में कोई एक सेक्शन उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेंस की इंग्लिश तो हर अल्टरनेट डे पे आप दे ही सकते हैं, इतना तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। सो लास्ट में मैं बस ये कहना चाहूँगी, जिनका भी आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है, आप फोकस होके, जो भी आरआरबी पीओ में हो गया सो हो गया, आपको सिर्फ आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम पे फोकस करना है अभी प्रेजेंट में। आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम दे लो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करना आगे क्या करना है आपको। अभी मेन फोकस आपका सिर्फ ये होना चाहिए कि आरआरबी क्लर्क प्री आपको क्लियर करना है। जो भी पास्ट में मिस्टेक्स हो चुकी हैं हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि हम फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनको अच्छे से दें। सो बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।